हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और स्वागत है आपका स्टडी विद नवीन शर्मा में। आज हम समझने वाले हैं नदी तंत्र को। ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को पूरा कवर करेंगे। ये आगे आने वाले आपके सभी एग्जाम्स यूपी पीसीएस चाहे वनडे एग्जाम सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और नदियों से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है और हमेशा पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप भी जानते हैं, जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं वो। तो चलिए आज की वीडियो में नदियों या नदी रिवर सिस्टम को समझते हैं और कौन कौन सी हमारी नदियां होती हैं। आज हम सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को समझेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नदी तंत्र के बारे में। तो रिवर सिस्टम, अब रिवर सिस्टम की अगर बात करें तो पहली बात तो नदी किसे कहते हैं, तो जो भी जल भराव करके एक ऐसा जल निकाय जो लगातार प्रवाहित होती रहती है वो नदी तंत्र कहलाती हैं। ठीक है, नदी के अंतर्गत दो तरह के तंत्र आते हैं भारत में। एक प्रायद्वीपीय नदियां हैं, दूसरी हिमालय की नदियां। ठीक है, अब हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, हिमालय की नदियों को सबसे पहले हम समझेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों को बाद में। हिमालय की नदियां प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा बड़ी होती हैं और इनका बेशन बड़ा होता है। जल ग्रहण क्षेत्र भी इनका कैसा होता है, अधिक होता है प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा। और ये नदियां इनको पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट पूछा गया है, हिमालय की नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। ये क्या करती हैं, सदैव अपर्दन करती रहती हैं। जब से हिमालय का निर्माण हुआ है तब से ये अपर्दन कार्य निरंतर कर रही हैं। और यहाँ महाखड्ड, इसीलिए जो अपर्दन होता है उसीलिए गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, गार्ज बन जाते हैं। उनका निर्माण भी कौन सी नदियां करती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियों की बात करें तो इनको युवा नदियां कहा जाता है। ठीक है, युवा नदियां कहा जाता है। अभी भी अपर्दन कार्य में ये लगी हुई हैं। ये नदियां मैदान भागों में क्या करती है, विसर्पों का निर्माण करती है। विसर्प क्या होते हैं, ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आकृति ऐसे बहती हैं मैदानी भागों में। ठीक है, विसर्पों का निर्माण करती हैं। उसके बाद बात कर लें, हिमालय की नदियां अक्सर अपने मार्ग को परिवर्तित करती हैं। तो ये विसर्पों का निर्माण करती हैं, जैसे आपने सुना होगा बिहार में बाढ़ आती है हमेशा, तो ये मार्ग परिवर्तित करती रहती हैं। अभी यहाँ बह रही हैं, कल इधर से बहने लगेंगी, तो ये मार्ग परिवर्तन करती हैं। इससे क्या होती है, बाढ़ की समस्या भी पैदा होती है। तो मुख्य रूप से हिमालय की नदियों में तीन नदी तंत्रों को पढ़ना है हमें। कौन कौन से, एक हो गया हमारा, और इनका स्रोत होता है हिमनद, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तीन को पढ़ना है। जो भी अभी जानकारी बताई गई है उनसे सभी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सारी चीजें लिखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो हमने ओरल बताया है, आप उसको याद रखिएगा। इसके बाद हम सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र की बात कर लेते हैं। इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी की, तो ये 2880 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और चीन से निकलती है, भारत, पाकिस्तान और अरब सागर में गिर जाती है। तिब्बत में इसका नाम क्या है, सिंघी खंबाव। ठीक है, या शेरमुख इसे कहते हैं। ठीक है, सिंघी खंबाव या शेरमुख इसे कहते हैं। और आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये सिंधु नदी तंत्र को दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं, 5 नदी हैं। झेलम है, चेनाब है, और फिर रावी है, ठीक है, और सतलज है। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, और यहीं पे सतलज से ही जुड़ी हुई है यहाँ पे ब्यास नदी। ठीक है, ये 5 सहायक नदियां हैं सिंधु की, और ये सब मिलती कहाँ जाके, मिथानकोट में मिलती हैं। ठीक है, सिंधु नदी में कहाँ मिलती है, मिथानकोट में। तो ये हो गया मैप। आगे बात कर लेते हैं हम। यह नदी जास्कर व लद्दाख श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है। लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। लेह जो शहर है लद्दाख का, वो दाएं तट पर स्थित है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था, और किसने करवाया था, वर्ल्ड बैंक द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, सिंधु जल समझौते में भारत सिंधु नदी का 20% पानी का उपयोग करेगा और पाकिस्तान 80%। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं दोआब क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो दोआब क्षेत्र किस किस नदियों के पास, कौन कौन से दोआब, सिंधु और झेलम के बीच सिंधु सागर दोआब पाया जाता है। ठीक है, सिंधु और झेलम के बीच। अब झेलम और चेनाब के बीच छज या चाच दोआब पाया जाता है। उसके बाद चेनाब और रावी के बीच रचना दोआब पाया जाता है। ठीक है, यहाँ रावी का रा याद रखेंगे और चेनाब का चा। ठीक है, तो रचना दोआब। ऐसे ही रावी और ब्यास, ठीक है, बारी, तो ये बा हो गया और रा से रा, तो बारी दोआब किसके बीच होगा, ब्यास और रावी के, याद रखना है। इसके बाद सतलज और ब्यास, ठीक है, बिस्ट, तो ब्यास बी
और सा और टा विष्ट, ठीक है, सा से सतलज याद रखेंगे तो विष्ट, ये किसके बीच हो जाएगा, ब्यास और सतलज के बीच। तो ये दोआब क्षेत्र हैं, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं सिंधु नदी का उद्गम। तो उद्गम कहाँ से होता है सिंधु नदी का, बोखरचू हिमनद मानसरोवर झील से होता है, ठीक है, ये कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। सहायक नदियों की बात करें तो झेलम, पहली सहायक नदी की बात कर लेते हैं, झेलम है, और ये कहाँ से निकलती है, वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या है, बित्सता। और सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है, झेलम की, किशनगंगा, ठीक है, पाकिस्तान में नीलम नदी बोला जाता है इसे। भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है कौन सी, झेलम नदी। श्रीनगर इसके तट पर स्थित है। अगर हम झेलम नदी की बात कर लेते हैं तो श्रीनगर इसके तट पर स्थित है। उसके बाद दूसरी सहायक नदी कौन सी है हमारी सिंधु नदी की सहायक नदी, चेनाब नदी। चेनाब नदी बाड़ा लाचला दर्रा से होकर गुजरती है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो चेनाब है, और इसका प्राचीन नाम क्या है, वेदों में अस्किनी। इसकी दो सहायक नदियां हैं, चंद्रा और भागा, ठीक है, चंद्र भागा इसकी दो सहायक नदी हैं। सहायक नदी सोहल और भियोट, ये इसकी सहायक नदी हैं। उसके बाद रावी नदी की बात कर लेते हैं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और परुष्णी इसका नाम है, या इरावती इसको कहते हैं, प्राचीन नाम है इसका। सहायक नदी सियोबा और बेरा, इसकी दो सहायक नदी हैं। अच्छा, पंजाब में इन नदियों को क्या कहते हैं, तो पंचनद कहा जाता है। पंजाब में जो नदियां हैं इनको क्या कहते हैं, पंचनद कहते हैं। अच्छा, जो सिंधु नदी है उसकी दाईं साइड से भी कुछ नदियां मिलती हैं। ये हम जो नदियां पढ़ते हैं वो कौन सी पढ़ते हैं, हम बाईं साइड वाली नदियां पढ़ते हैं। दाईं साइड में जो नदियां मिलती हैं उनको क्या कहते हैं, कौन कौन सी हैं, तो वो गोमल है, श्योक और कुर्रम काबुल, इनको याद रखेंगे, गोमल, श्योक, कुर्रम और काबुल। आगे बात कर लेते हैं रावी, रोहतांग दर्रा से रावी को समझ लिया हमने। ब्यास की बात कर लेते हैं, चौथी सहायक नदी है, ये ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और इसका नाम क्या है, बिपाशा, ठीक है, इसका प्राचीन नाम है बिपाशा। यह नदी पाकिस्तान नहीं जाती है और भारत में ही सतलज में मिल जाती है ब्यास नदी। सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है, बाण गंगा, सैज, तिभर्ण और पार्वती, ये इसकी सहायक नदियां हैं। आगे बात कर लेते हैं सतलज नदी की। तो सतलज नदी राकसताल तिब्बत से निकलती है, और इसका प्राचीन नाम है सतुद्री। भारत में हिमाचल प्रदेश शिवकीला दर्रा से प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सतलज नदी कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, तो दोनों में शाह है, याद रखेंगे, सतलज और शिवकीला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। सहायक नदी स्वान नदी और स्पीति, ये इसकी दो सहायक नदियां हैं। इसके बाद सिंधु नदी के दाएं तट से, ठीक है, ये जो अभी हमने बात की थी, सिंधु नदी के दाएं तट पे कौन कौन सी नदियां हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, श्योक हो गई, गिलगत, नुब्रा नदी और जास्कर नदी, ठीक है, और कुर्रम नदी भी है जो काबुल मतलब अफगानिस्तान में है, ठीक है, कुर्रम या काबुल नदी भी उसके दाईं साइड से मिलती है। आगे बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समझ लेते हैं थोड़ा सा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में 2900 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और चीन, भारत, बांग्लादेश, ये तीन देशों में बहती है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। निकलती कहाँ से है, तो ये चेमा युंगडुंग हिमनद मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत कैलाश पर्वत से निकलती है, ठीक है। असम में इसमें क्या है, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब इधर ये मैप दे रखा है, इसको समझ लेते हैं। ये इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो, और इधर अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिहांग, और उसके बाद असम में आके ये क्या हो जाती है, ब्रह्मपुत्र, और उसके बाद बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, जमुना। तो इसके नाम इंपॉर्टेंट हैं, तिब्बत में कहते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। चारों नाम आप याद रखेंगे, इस तरह से ये आ जाती है, और ये कहाँ, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है गंगा नदी के साथ मिलने के बाद। आगे बात कर लेते हैं सहायक नदियां इसकी कौन सी हैं, रैकड़ हो गई, जिमा हो गई, दिवांग हो गई और लोहित, ठीक है। उसके बाद धनसिरी, तिस्ता, सुबनसिरी और मानस। ये दो साइड में इसलिए हैं क्योंकि ये रैकड़, जिमा, दिवांग और लोहित ये हमारी सिंधु नदी में, वो ब्रह्मपुत्र नदी में दाएं साइड से मिलती हैं, और धनसिरी, तिस्ता, सुबनसिरी और मानस ये बाईं साइड से मिलती हैं। तिस्ता जो है वो भारत और
बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश में स्थित है। तो ये हो गया हमारा सिंधु नदी तंत्र और हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, दोनों को हमने समझ लिया। इंपॉर्टेंट जितनी बातें थी उतनी समझ ली, इतने से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इतनी बातों को ही आप कई बार देख लें, इतनी को ही याद कर लें तो आपका क्वेश्चन मैच कर जाएगा। आप पूरा रामायण पढ़ते रहें, याद आपको एग्जाम में जाए तो फिर कंफ्यूज हो जाए ये ऑप्शन या बी ऑप्शन, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाए। तो ज्यादा उतना पढ़िए जितना आप उसको कंठस्थ कर पाए, क्योंकि आजकल निगेटिव मार्किंग है हर एग्जाम में है। तो वहां पे अगर आप डाउट वाले क्वेश्चन को टच करते हैं, गलत हो गया तो नुकसान ही होता है। इसीलिए पढ़िए और उतना जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पीएचडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।